हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें लास्ट सेशन में अर्थात लेक्चर नंबर 17 में हमने बात की थी शार्क पर अर्थात दक्षेश राष्ट्रों पर, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि एशिया के दक्षिण एशिया के कुछ राष्ट्रों ने मिलकर, कुछ राज्यों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया था। उसी प्रकार का एक और अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया एशिया के ही राष्ट्रों ने। और वो राष्ट्र कौन से हैं, किस क्षेत्र अर्थात कि कौन से क्षेत्र के ये राष्ट्र है, कौन कौन से देश है, क्या उद्देश्य है इस संगठन का, ये सब हम जानेंगे इस आज के लेक्चर में, आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसियान संगठन पर। जी हाँ, आसियान संगठन, इसके निर्माण, उद्देश्य, कार्य और सब भूमिका, इन सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। डोंट वरी, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा मैं इसमें बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होगा। हम इसमें सिर्फ संगठन और उसके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे, इसके साथ में थोड़ा बहुत हम इसकी भूमिका का पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन में। अ, अच्छा, जो दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो प्रज्ञान हिंदी जीके पर आ जाइए। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, वहां पर यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप निशुल्क रूप से बिना कोई फीस दिए नोट्स के साथ में कर सकते हो दोस्तों। सभी प्रकार के नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स है ना, पर डे वाले नहीं, कंप्लीट नोट्स। जैसे अगर संविधान पढ़ा रहे हैं आप आपको, तो संविधान का कंप्लीट नोट्स आपको दे दिया जाएगा। हैंड राइटिंग वाला नोट्स भी मिलेगा आपको, कंप्लीट मिलेगा, जिसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी भी उसमें आपकी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पर। जैसा आप सभी को पता है, यूनिट नंबर 4 में दक्षेश अर्थात शार्क पर हम बात कर चुके थे, जो कि दक्षिण एशिया के कुछ राष्ट्रों के माध्यम से बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय संगठन। अगर नहीं जानते शार्क के बारे में तो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर सबसे अच्छा काम है प्लेलिस्ट में जाइए, बीए थर्ड ईयर की भारत की विदेश नीति, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। ठीक है ना, तो शार्क, उसके बाद में आसियान, तो ये सेकंड पॉइंट है। हम इसमें आज हम आसियान पर अध्ययन करने वाले हैं। आसियान को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जीरो से समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप बीए के छात्र हैं, पहली बार आप इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पढ़ रहे होंगे, इसी कारण से इसका जीरो से इसको पढ़ाना जरूरी है। तो बिल्कुल जीरो से इसको समझेंगे हम। ठीक है ना, तो करें स्टार्ट दोस्तों। चलिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आसियान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अब मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने इससे पहले का लेक्चर जरूर देखा है। इससे पहले का लेक्चर जो कि शार्क पर हुआ था वो आपने जरूर देखा है। ठीक है, अब उस नॉलेज के आधार पर ही हम अब आगे के लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो अब जो आसियान को समझने वाले हैं, इसे भी दोस्तों अब मैं उसी दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूंगा, और ये समझते हुए कि आपने आपने शार्क वाला जो सेशन था अर्थात लेक्चर नंबर 17 आपने कंप्लीट देखा हुआ है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत मैंने अब बहुत अच्छे से आपको बताया था कि मैप के माध्यम से किस प्रकार से इसको समझना चाहिए। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं आसियान की। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ मैप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो ये मैप है, कौन सा मैप है दोस्तों? वर्ल्ड मैप। ठीक है, विश्व का मानचित्र, पूरी दुनिया का मानचित्र यही है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जो छोटा सा ये हिस्सा दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो ये इतना हिस्सा जो दोस्तों आता है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा एशिया महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में एक ये हिस्सा दोस्तों श्रीलंका महाद्वीप एक अलग ही है। ये अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, ऊपर आर्कटिक आएगा, यहाँ पर अटलांटिक आएगा। इस प्रकार से अलग अलग महाद्वीप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इन सभी महाद्वीप में से एक महाद्वीप है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, अब एशिया महाद्वीप कौन सा है समझ गया अब अच्छे से। चलिए, अब इसके आगे की कहानी थोड़ा सा इसको इरेज करने के बाद में फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वापस। चलिए,
फिर से पेन लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि ये जो एशिया है, ये जो एशिया है, ये पूरा एशिया क्षेत्र, एशिया का क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। अब इसमें हमें दिशा कंफर्म करनी है, तो ये चार दो लाइन आप खींचेंगे, दो लाइन खींचेंगे। सभी को पता है ये पूर्व है, ये पश्चिम, इधर का साइड पश्चिम आएगा, ये उत्तर और ये दक्षिण आता है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर में बात की थी सार्क पर, तो सार्क कौन से देशों का संगठन था दोस्तों? दक्षिण एशिया के देशों का, अर्थात इन देशों का संगठन था, इन देशों का संगठन था, ठीक है, इन देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन था। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के संगठनों की। किसकी? दक्षिण पूर्व एशिया के संगठनों की। तो देखिए जरा, दक्षिण तो ये दिशा हो गई और पूर्व ये वाली दिशा हो गई, अर्थात ये कि जो आज हम बात करेंगे इन देशों की बात करेंगे, इन देशों की बात करेंगे। ये जो मैंने लाइन खींची है रेड कलर में, इन देशों की बात करेंगे। तो विश्व मानचित्र पर आपने देख लिया कि हम कौन से क्षेत्र की बात करने वाले हैं, तो इसकी बात करेंगे दोस्तों, और इसी को कहेंगे हम दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहने का कारण क्या है कि ये एशिया के दक्षिण में तो है, साथ ही साथ में ये पूर्व दिशा में भी है। तो इस क्षेत्र में ये देश आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आने के कारण इनको दक्षिण पूर्व एशिया का नाम दिया है, ठीक है। तो अब ये जो संगठन होगा ये भी दक्षिण पूर्व एशिया के संगठन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो चलिए अब दोस्तों हम इतने इस भाग को अब थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो इसको जूम किया हमने तो ये भाग आकर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब ये जो जूम किया हमने दोस्तों, इसको जो जूम किया है, जरा एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबको हटा रहा हूं मैं। अब देखिए इसमें ये आपको इंडिया दिख रहा है, ये है चाइना और ये है श्रीलंका, ठीक। ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर, जितना भी ये ब्लू कलर दिख रहा है ये बिल्कुल यहाँ से, जी हाँ यहाँ से आधा है इसका, ये पूरा ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर के जो जितने भी देश ये दिख रहे हैं, ये सब के सब देश दोस्तों आसियान के सदस्य राष्ट्र है। किसके? आसियान संगठन के सदस्य राष्ट्र, ये ब्लू कलर वाले, ठीक है। तो आ जाइए अब इस ब्लू कलर को भी हम जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इस ब्लू कलर वाले हिस्से को जूम करते हैं। तो अब ये ब्लू कलर इस वाले हिस्से को जूम करने के बाद में ये मानचित्र हमारे सामने आता है, ये वाला मानचित्र हमारे सामने आता है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। चलो मैं थोड़ा साइड में मूव हो जाता हूँ ना, थोड़ा साइड में मूव हो लेता हूँ, एक मिनट। ओहो, कैमरा ऑफ हो चुका है। कैमरे अच्छे मजे ले रहा है यार। चलिए कोई बात नहीं, बिना कैमरे के कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे भी हमारा काम यहाँ से हटना ही था, है ना, हट भी गए, ठीक है। तो अब जरा आ जाइए, अब समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। अब इस ब्लू कलर वाले हिस्से को हमने जूम किया, तो जूम करने के बाद में ये कुछ देश सामने आ रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये कुछ देश, ये वाले देश, कुछ ये वाले, ये एक अलग हिस्सा कर दिया मैंने, और बाकी का जो ये दोस्त कुछ और देश बचे हुए हैं, ये सब देश जो है ये बचे हुए देश हैं। अब समझिए जरा इसको दोस्तों, ये जो देश दिख रहे हैं आपको, इनमें एक आ जाएगा आपका थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। कितने देश? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इन 5 देशों ने मिलकर के आसियान संगठन का निर्माण किया था। खाली समझ लेना, अंदर आपको और देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इसलिए मैप का सारा लेकर बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो जो ये 5 कंट्री आपको दोस्तों दिख रही है, ये 5 कंट्री जो आपको दिख रही है, ये वाली 5 कंट्री, ये 5 कंट्री, इन 5 कंट्रियों के द्वारा आसियान संगठन का निर्माण किया गया। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में कुछ सालों के बाद में
अन्य कुछ और भी देश इसमें आकर जुड़ गए, जिसमें से एक तो ये आपका मलेशिया, माफ करना, म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश। उसके बाद में एक ये जो रेड कलर में दिख रहा है लाओस, लाओस है। एक ये डार्क ब्लू कलर में वियतनाम, डार्क येलो कलर में कंबोडिया। इसके अलावा दोस्तों ये 4 देश आपके ये हो गए, और एक ये ब्रुनेई, ब्रुनेई जो ये देश यहाँ पर ये दिख रहा है, ये ब्रुनेई। ये 5 देश आसियान संगठन में बाद में सम्मिलित हुए। कब हुए? बाद में सम्मिलित हुए। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? मैप के माध्यम से आपको दिशा समझ आ गई कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देश अवस्थित है। ठीक है ना? चलिए अब हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। अब समझेंगे ना तो आपको पूरा समझ आता चलेगा। 3 पॉइंटों के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आसियान संगठन का निर्माण देखेंगे, कैसे निर्माण हुआ था, फिर उसके उद्देश्य और लास्ट में उसकी भूमिका का वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आसियान का निर्माण कैसे हुआ था। दोस्तों आसियान का सबसे पहले तो आप जान लीजिए, इस संगठन को हम आसियान भी बोलते हैं और आसियान भी बोलते हैं, एशियान भी बोलते हैं। एशियान और आसियान दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है ना? दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका कंप्लीट है एशियन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एशियन बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन। अब इस नाम को रटने की अपेक्षा समझ लीजिए, दक्षिण पूर्वी, मैप में आपने देखा था दक्षिण पूर्व में है सभी राष्ट्र, इसीलिए इसको क्या कहा गया? दक्षिण पूर्वी एशियाई। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण पूर्व एशिया के दक्षिण पूर्व में ये देश है, अवस्थित है, इस कारण से इसको दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र बोला गया, और इनका इन राष्ट्रों का संघ है ये। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है आसियान की। तो दोस्तों आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों के द्वारा 1967 में 1967 में 5 देशों ने मिलकर के क्षेत्रीय सहयोग के लिए, किसके लिए? इस पूरे क्षेत्र के सहयोग के लिए आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया। किसका? असैनिक संगठन का निर्माण किया। असैनिक संगठन का मतलब क्या हुआ कि ये सभी देश मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसका उद्देश्य होगा सिर्फ और सिर्फ आर्थिक, सामाजिक या अन्य विभिन्न औद्योगिक लेकर के पूरे डेवलपमेंट के से संबंधित जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, बाकी सभी क्षेत्रों में ये सहयोग, आपस में सहयोग करेगा, सिर्फ रक्षा या सेना को छोड़ करके। अर्थात सैनिक टुकड़ियां इसके अंतर्गत, सैनिक समझौते, सैनिक टुकड़ियां इसमें सम्मिलित नहीं होगी। क्लियर है? चलिए इसके बाद में दोस्तों 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी औपचारिक घोषणा की गई और बाद में आसियान के मौजूदा 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए ये जो बाद में शामिल हुए, मैं आपको मैप में समझा चुका हूं, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, मतलब म्यांमार के जितने भी आसपास के पड़ोसी देश है, ब्रुनेई को छोड़ करके वो सभी देश, 5 देश से एक साथ मिलकर के बाद में इसमें अर्थात आसियान में सम्मिलित हुए। आसियान देशों ने भारत को अपना इन जो आसियान देश है, आसियान संगठन है, इस संगठन ने भारत को अपना आंशिक सहयोगी पहले बना लिया था, भारत को आंशिक सहयोगी बनाया था, लेकिन 1996 में इसे पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया। पूर्ण संवाद सहभागी मतलब क्या कि इसकी मीटिंग में अब भारत भी भाग लेगा और भारत की भी सलाह ली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो पद भारत को दे के रखा हुआ था, यही पद रूस और चीन को भी प्रदान किया गया आसियान संगठनों के द्वारा। और इसमें दोस्तों एक केंद्रीय सचिवालय, इसका जो केंद्रीय सचिवालय है आसियान का, वो कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इसमें अध्यक्ष का जो एक पद होता है, उस अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? महासचिव बोलते हैं। आसियान के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? महासचिव बोलेंगे। और महासचिव का जो पद है इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, मतलब 2 वर्ष के लिए महासचिव को चुना जाता है। आसियान के महासचिव को 2 सालों के लिए चुना जाता है। और ये 2 सालों वाला अर्थात महासचिव का जो अवसर है, ये प्रत्येक देश को बारी बारी दिया जाता है। ठीक है ना? अब कुछ शिखर सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि ये पहला हुआ था 1976 में, दूसरा 1977 में, इस प्रकार से कई सारे शिखर सम्मेलन हुए। कुल मिलाकर 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में 2018 में हुआ था।
कब? 33वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था 2018 में। और विदेश मंत्रियों की बैठक भी तो प्रतिवर्ष होना जरूरी है। विदेश मंत्रियों की बैठक इसकी प्रतिवर्ष होना जरूरी है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, किसका? आसियान का। क्लियर हुआ? हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ बेसिक टर्मों पर बात की, सिर्फ बेसिक टर्मों पर चर्चा की। ठीक है ना? चलिए अब इसके जरा उद्देश्यों को देख लेते हैं। उद्देश्य, किसके उद्देश्य? आसियान के उद्देश्य, अर्थात आसियान संगठन क्यों बनाया, इसका क्या उद्देश्य था, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, आइए जरा देख लेते हैं। इन देशों में जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण और असुरक्षा, पॉइंटों पर और टर्मिनोलॉजियों पर ध्यान दें, सबकी लगभग सेम ही होती है। इन देशों में अर्थात आसियान के सदस्य, जितने भी सदस्य देश है, सभी में, इन सभी सदस्य देशों में जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है सभी देशों में, निर्धनता की समस्या, आर्थिक शोषण की समस्या और असुरक्षा, ये जो समस्याएं आपको दिख रही है ना, इन सभी देशों में लगभग एक जैसी समस्याएं है। ये सभी में, सभी मतलब इसके सदस्य, जितने भी सदस्य, 10 सदस्य राष्ट्र है ना, 10 ही सदस्य राष्ट्रों में लगभग एक जैसी समस्या यहाँ विद्यमान है। इसी कारण ये देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए विवश हुए हैं, क्षेत्रीय सहयोग के लिए मजबूर हो गए हैं, मजबूर होकर ही उन्होंने संगठन बनाया है। और इसमें उद्देश्य क्या रखा है पता है? दक्षिण पूर्व एशिया में, अर्थात इनके क्षेत्र में, इन देशों के क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, तीव्र करना, इसके अलावा उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, अर्थात आर्थिक प्रगति करके उसके ग्राफ को बिल्कुल ऊंचाई तक लेके जाना और उसी ऊंचाई पर बनाए रखना, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था वापस से लो ना हो, गिरे ना। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें तो मोटे तौर पर इसके निर्माण का जो उद्देश्य है, निर्माण का जो उद्देश्य है, आपसी राष्ट्रों में, जो राष्ट्र 10 राष्ट्र है, उन्हीं राष्ट्रों में आपसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को सहायता करना है। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना है। इसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है आसियान संगठन का, वो ये है कि जो ये 10 राष्ट्र है, 10 राष्ट्र के बीच में एक साझा बाजार तैयार हो जाए। साझा बाजार मतलब जहाँ के फ्री ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, कोई विशेष टैक्स ना लिया जाए, है ना। इस प्रकार से 10 देश आपस में आसानी से अपना माल एक दूसरे देश में बेच सके। ठीक, तो सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। आसियान में अब तक 33 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और आप गूगल करके पता लगाइए लास्ट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये पुराना डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 33 शिखर सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं। और चूंकि मैंने गूगल नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको गूगल करने का बोला। अगर मैंने गूगल किया होता तो स्लाइड में जो है करंट के में आप यहाँ पर अपडेट कर देता, ठीक है ना। क्योंकि स्लाइड ये पीपीटी पहले बन चुकी थी, इसको मैंने इससे पढ़ाने से पहले रीड नहीं कर पाया। ठीक, तो आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में 2018 में हुआ था। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और आर्थिक सहयोग के साथ ही साथ में सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जो है बल दिया गया। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। किस पर? क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर, मतलब कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, इस पर बल देने वाला संगठन है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर और अनिवार्य शर्त से नहीं बंधे हुए हैं। तो इस संगठन में भी जो है सार्क की तरह, जैसे सार्क संगठन में भी कोई कंपलसरी नहीं थी, मजबूरी नहीं थी, उसी प्रकार से इसमें भी कोई अनिवार्यता नहीं है कि जो नियम आप पर थोपा है उसका पालन करेंगे ही करेंगे। ये आपकी स्वयं की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। तो फिर इससे संगठन का कोई ज्यादा विशेष मतलब भी नहीं निकलता है। भाई जब तक व्यक्ति पर कंपलसरी नहीं कर दी जाएगी कोई चीज, तब तक संभव नहीं है कि वो उस क्षेत्र की ओर ध्यान दे, है ना। वो देंगे भी तो ना के बराबर, ठीक है ना। और यही तो कारण है कि कंपलसरी ना होने के तो कारण है कि संगठनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं रह गया है, कोई विशेष प्रभाव नहीं रह गया, है ना। तो यह किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित और संबंधित नहीं है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर ही आसियान संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए अब जरा देख लेते हैं इसकी भूमिका के बारे में। भूमिका को जरा समझ लेते हैं, क्या इसकी भूमिका रही है। तो आसियान के कार्यों का क्षेत्र, आसियान देशों के कार्य का क्षेत्र है कि आसियान संगठन का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक, ये सभी क्षेत्रों में ये कार्यरत है, सभी क्षेत्रों के लिए कार्य कर रहा है। आसियान की स्थायी समिति जो है उसमें कई सारी परियोजनाएं बनाई गई है और इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य जो है वो जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण लगाना, शैक्षणिक शिक्षा को उच्च करना, खेल को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण को अत्यधिक बढ़ावा देना समाज में, ये प्रमुख इन परियोजनाओं के उद्देश्य थे जो किसने बनाए थे दोस्तों, आसियान की स्थायी समिति ने बनाए। और ये सभी के सभी ये जो समिति के द्वारा जो परियोजनाएं बनाई गई, ये परियोजनाएं पूरे आसियान क्षेत्र में अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में कार्यरत होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, प्राथमिकता के आधार पर आपसी देशों में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र साझा किया जाएगा। यह स्थापित करने के लिए आसियान देश प्रयत्नशील है, जहां पर फ्री ट्रेड होगा, कोई विशेष कर सीमा कर नहीं होगा। आसियान देशों में आपसी निर्यात एवं आयात बाजार का विस्तार होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी इस परियोजना के माध्यम से। ठीक, अब कहानी आगे बढ़ती है 1976 में। तो 1976 में दोस्तों फिलीपींस के बाली जी हाँ, फिलीपींस के बाली में शिखर सम्मेलन होता है और उसमें कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। एक्चुअली कुछ मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, चलिए मैं बाद में चेक करके अगर इसमें कुछ मिसप्रिंट होगा तो मैं आपको एडिट करवा दूंगा, है ना। थोड़ा सा शायद लग रहा है ऐसा, पर कंपलसरी नहीं है कि इसमें मिसप्रिंट हुई। ठीक है, चलिए तो बाली में शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों 1976 में। उसमें कुछ घोषणाएं की गई थी, कुछ सुझाव रखे गए थे कि भारी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र व्यापार को महत्व दे। तो कुल मिलाकर के कि ये कहा गया था इसमें कि जो सदस्य राष्ट्र है, 10 सदस्य राष्ट्र है आसियान के, वो अधिकतम जो वस्तु खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो आसियान संगठन के जो सदस्य देश है उनसे ही खरीदे, बाहर से ना खरीदे। जब आसियान के देशों से ही सामान खरीदेंगे तो वो पैसा आसियान क्षेत्र में ही रहने वाला है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में ही रहेगा। तो इस क्षेत्र का अपने आप आर्थिक विकास होगा। ठीक, इसके बाद में अधिशेष खाद्य और ऊर्जा शक्ति। अधिशेष मतलब क्या कि जिनका व्यापार में अधिशेष होता है, मतलब व्यापार में बचत होती है, जो जिन देशों के व्यापार में बचत है ना, खाद्य और ऊर्जा शक्ति वाले जो राष्ट्र है वो इन क्षेत्रों में अभाव पीड़ित आसियान देशों में मदद देंगे। मतलब कि आसियान क्षेत्रों में जो इन अधिशेष खाद्य या ऊर्जा से पीड़ित देश है या किसी महामारी से पीड़ित देश है, किसी समस्या से घिरा हुआ देश है, उनके विकास में ये सहायता करेगा। कौन? आसियान के राष्ट्र जो विकसित है। ठीक है, आसियान के देश व्यापार को अधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों भूमिका आगे बढ़ती है। बाली शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई कि आसियान का जो कार्य है वो सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों तक ही सीमित रहेगा। कहां तक सीमित रहेगा? आर्थिक विकास के लिए ये बातचीत करेंगे, राजनीतिक विकास के लिए बातचीत कर सकते हैं और सांस्कृतिक मामलों के विकास के लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य क्षेत्र में ये बात नहीं करेंगे, अर्थात कि सुरक्षा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आसियान संगठन के देशों ने 15 उत्पादों की एक सूची बनाई, जैसे तेल, सीमेंट, रसायन उर्वरक, प्लास्टिक, लुगदी, रबड़ आदि की 15 उत्पादों की सूची बनाई और उस पर आपस में ये निर्णय हुआ कि 10 ही राष्ट्रों में, 10 ही आसियान के देशों में इन 15 जिसकी सूची बनाई गई, ये 15 प्रोडक्ट की ये फ्री अर्थात मुक्त व्यापार होंगे इसमें, अर्थात इसमें सीमा शुल्क नहीं लगेगा, इसमें सीमा शुल्क कोई देश नहीं लगाएगा, फ्री ट्रेड होगा, इसके अंतर्गत फ्री ट्रेड होगा। इसमें का जो सामान जो शामिल है ये सब सामान, ठीक है। तो इन वस्तुओं पर तट कर मतलब सीमा शुल्क में कमी लाई जाएगी, वैसे तो उसको खत्म ही कर दिया जाएगा, बाकी अगर लगाना है थोड़ा बहुत नाम मात्र का रहेगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों 5वें शिखर सम्मेलन जो कि थाईलैंड में हुआ था 1995 में,
2003 तक उनके बाद इसमें घोषणा हुई कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का फैसला किया जाए, अर्थात कि 2003 तक आसियान क्षेत्र जो है, जो 10 देशों से घिरा हुआ पूरा आसियान क्षेत्र, उसे मुक्त व्यापार, पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार का क्षेत्र हो, फ्री ट्रेड हो। ठीक है, फ्री ट्रेड मतलब कि सीमा शुल्क नहीं लगता उनमें, बस इतना से याद रखिए। इसके बाद जुलाई 2000 में आसियान का 33वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। किसका? मंत्री स्तरीय, मतलब मंत्रियों का सम्मेलन हुआ 33वां। कहां पर हुआ दोस्तों? बैंकॉक में हुआ। और इसका मुद्दा क्या था? तो इसका मुद्दा था विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। तो इस पर चर्चा करना था, इस समस्या पर चर्चा करना था कि विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन क्या हुआ कि आईएमएफ और विश्व बैंक के डर से, आईएमएफ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके डर से या वर्ल्ड बैंक के डर से जो है इस प्रश्न पर खुलकर चर्चा नहीं हो पाई। यहाँ पर बात यही होने वाली थी कि आईएमएफ में या विश्व बैंक के अंतर्गत जब भी इन आसियान देशों की बात होती है तो इनको प्राथमिकता हम कैसे दें। लेकिन चूंकि कहीं आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक नाराज न हो जाएगा, नाराज हो गया तो इनको जो है मनी सप्लाई, अर्थात की जो ऋण की सप्लाई होती है वो बंद हो जाएगी। इस डर से उन्होंने इस पर खुलकर चर्चा नहीं की। चीन को विश्व व्यापार संघ का सदस्य बनाए जाने की अनुशंसा की गई। भारत अभी तक आसियान का वार्ता भागीदार होने के साथ साथ आसियान रीजनल फोरम का भी सदस्य रहा है। शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत, शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उनके द्वारा जब भी भारत और आसियान की बात होगी, भारत और आसियान की बैठक होगी, तो वो ASEAN+1 के नाम से जानी जाएगी। और यही कारण है दोस्तों कि जब हम बात करते हैं भारत की आसियान के साथ में मुलाकात, तो ASEAN+1 के नाम से हमारी मुलाकात होती है, जिसमें आसियान संगठन के महासचिव और भारत के या तो विदेश मंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से ये उनसे संवाद करते हैं। किससे संवाद करते हैं? आसियान के महासचिव से संवाद करते हैं। तो उस संवाद को हम ASEAN+1 के नाम से जानते हैं। अब मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आसियान आपको कंप्लीट समझ आ चुका है? क्या आसियान कंप्लीट समझ आ चुका है? कोई कंफ्यूजन बची इसमें? अगर नहीं बची है तो भी कमेंट कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट कीजिए। कंफ्यूजन को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा ओपेक पर होगा। इसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक, माफ करना, सार्क और आसियान की तरह ही एक ओपेक भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। इस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे और पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी छोटा सा ही सेशन होगा, ज्यादा बड़ा विशेष नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नोट्स, नए चैनल के लिंक, नोट्स के लिंक या जो भी लिंक आपको चाहिए वो सभी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में संभवतः डालने का प्रयास किया गया है। सभी लिंक आपको आसानी से इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे दोस्तों, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।